हेलो ब्रेमन, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हालचाल बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू किया जाए। आज की चर्चा क्या क्या है, सबसे पहले एक निगाह डाल लेते हैं। तो जैसा कि डे 2 आपके सामने है, जो प्रीलिम्स का अपना पूरा प्रोग्राम चल रहा है 2025 को लेकर के, डेडिकेटेड प्रीलिम्साथॉन में 3+1 स्ट्रेटजी, जिसमें इन्वायरमेंट की हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही है और उसके साथ साथ एनवायरमेंट का जितने भी करंट अफेयर्स में चर्चित ऑर्गेनाइजेशन है, स्पीसीज है, उन सबको भी मैं करा रहा हूं। और प्लस पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 3+1 ईयर का द हिंदू IQIP। अगर आपका इस पे कमांड है तो प्रीलिम्स को रोकेगा नहीं। बाकी अन्य चीजें भी पढ़ना है, मैंने कभी रोका नहीं है। बस इसको बारंबार रिवीजन करना है। बाकी को अगर थोड़ा कम भी रिवीजन करने का मौका मिले तो कम करना है। सिंपल मैंने यही कहा। पढ़ना आपको सब कुछ है। ये ऐसे एरिया है जहां से आप सीधे सीधे क्वेश्चन टकराता हुआ पाएंगे। तो आज का संगठन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN। कल हमने विश्व वन्यजीव संगठन के ऊपर पढ़ा था। बाकी ये सारी जानकारी आप सबको पता है हेडवेड की। आज हम लोग पहला विषय लेंगे चुनाव आयोग। मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव आयोग पर लेंगे। क्या लेंगे आपके सामने मैं रख दूं। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अब यह विषय आपको लगेगा कि यार इसको सर क्यों एक एडिटोरियल की तरह डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आंसर मैं तो नहीं दे पाऊंगा, इसका आंसर देगा यूपीएससी का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। और उस यूपीएससी के क्वेश्चंस को पहले मैं यहां पर डाल दूं, जिससे आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इलेक्शन कमीशन इनवाइट्स पार्टीज फॉर टॉक टू स्ट्रेंथन पोल प्रोसेस। अब यह विषय आपके सामने आया। एक न्यूज थी जिसको अब आप जरा देखिएगा। इस प्रश्न को पढ़िए और फिर बताइए कि इस न्यूज को हमारे लिए जानना बहुत अच्छे से आवश्यक क्यों है। प्रश्न पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, इन द लाइट ऑफ रीसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। फिर कहता, भारत में चुनावों की विश्वास्यता यानी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। यानी EVM पर प्रश्न उठाया जाता है। उसी को लेकर के पूछा, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। उस निष्पक्ष चुनाव के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, तो वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी विश्वसनीयता के सामने जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं EVM को लेकर के और ऐसे ही कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के, तो वह क्या क्या करता है जिससे उसकी विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस सुनिश्चित होती है। आपसे प्रश्न में यह सार एसेंस पूछा गया है। यानी क्या चैलेंजेस हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे उन चैलेंजेस का सलूशन देता है। तो आपको अच्छे से पता है EVM पर प्रश्न उठाए जाते हैं प्रत्येक चुनाव के बाद, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य विधानसभाओं का हो। तो अब इस प्रश्न के उत्तर में क्या हम इस न्यूज को डाल सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इनवाइट्स पार्टीज फॉर टॉक टू स्ट्रेंथन पोल प्रोसेस। क्या यह एडिटोरियल इस प्रश्न का आंसर यानी टाइटल, मैं अंदर की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, क्या यह टाइटल आंसर बन जाएगा कि नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं। इस प्रश्न में एक बार आप पढ़िए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको लगे कि यह जो IQIP की क्लास है यह कहीं ना कहीं यूपीएससी की नब्ज को पकड़ती है
और जीएस पेपर 2 और 3 की तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, जीएस पेपर 4 की वो यहीं से होगा, जीएस पेपर 4 का एग्जाम्पल, एसे का एग्जाम्पल, और बाकी आपको ऑप्शनल एथिक्स एसे पे एकदम भगवान की तरह काम करना जाएगा। आप देख सकते हैं, ये है इंटरलिंकिंग की ताकत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे कल छवि ने कहा, नया बच्चा है, ऐसे बहुत से जो कम उम्र के बच्चे हैं कि सर आज की क्लास तेज चली, धीमी चली, ऐसा चली वैसा चली, बाद में इसको एहसास भी हुआ, इसने मुझे मैसेज भी किया। मेरे बच्चे, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्या आपको पता नहीं है? अरे भाई, कोई राजनीतिक दल कहता है कि फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो है इसका बहुत सारा दृष्टांत एग्जाम्पल सामने आए। कुछ कहते हैं ईवीएम को लेकर के, कुछ जो है इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती है उसको लेकर के, उसमें सत्ता पक्ष की ही केंद्रीय भूमिका है। तो ये सारी चीजें क्या आपको नहीं पता है? इसमें जो टीचर का असली काम होता है वो होता है IQIP। बाकी तो ये तो आप स्वयं पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि इन टॉपिक्स को बनाने में मुझे सुबह 3 घंटे लगते हैं, याद रखिएगा, कंटेंट मैं स्वयं बनाता हूं। फिर मेरी टीम को इसको 6 घंटे पीपीटी और पीडीएफ सजाने में लगते हैं, और फिर मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेता हूं। तो कुल मिलाकर के इतना टाइम हम लोग दे रहे हैं, तो आप हमको और आपको मिल करके काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बेटा, फिर वो तो वही हो गया जैसा कि आप हिंदी मीडियम में सारी समस्या, और हर जगह इंग्लिश मीडियम में भी वही समस्या देख रहे हैं, सुबह शाम क्लास चल रही, बच्चे के पास टाइम ही नहीं ना रिवाइज करने का, और मास्टर के पास बेचारे के टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम उसकी क्लास लगी हुई, वो काम कब करेगा, कब इनोवेट करेगा? तो समस्या यही। ठीक है, क्लियर बेटे? अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, नाराज नहीं हूं मैं किसी अपने बच्चे से नाराज। भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को परामर्श के लिए आमंत्रित किया, खासकर डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबरों के बारे में चिंताओं के जवाब में। यह मुद्दा सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस और बाद में कांग्रेस द्वारा उठाया गया था, और कहा गया था कि चुनाव में इस प्रकार से हेर फेर हो रहा है। तो जब विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए गए, तब भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि आप सभी राजनीतिक दल आइए, हम एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, और चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपने तर्क और सबूत दोनों पेश करेगा, और अपने उन तर्क और सबूतों के माध्यम से चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा भारत के सभी राजनीतिक दलों के समक्ष, और उनके माध्यम से जनता के समक्ष, चूंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं राजनीतिक दल, और लोकतंत्र की यही शान और जान दोनों है। आई होप मुद्दा आप समझ गए। यही विषय वहां पर डिस्कस किया गया, जिस पर एक मॉडल क्वेश्चन मैंने बनाया है, जिसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई उसमें डाउट का कंसर्न ही नहीं है। तो देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि टीचर से वो मत लो जो आप स्वयं समझ सकते हो। पॉइंट को पकड़िएगा बच्चे, और सब लोग इसको अपने अंतर्मन में बैठाइए। अगर लॉजिकल ना लगे तो मेरी बात काट दीजिए। मेरे बच्चे, मैं अपने किसी बच्चे से नाराज नहीं होता, याद रखना। समस्या क्या है? अगर टीचर को इनोवेट करने का समय नहीं देंगे, जैसा कि नहीं मिलता है, इसीलिए आप देखोगे ट्रेडिशनल कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग जिन पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनके नोट्स जो हमारे टाइम पे हिंदी लिटरेचर हमने पढ़े थे, वही नोट्स आज भी चले आ रहे हैं। मेरे भी नोट्स, विश्वास करिएगा, पिछले 3-4 सालों से बदले नहीं हिंदी साहित्य के। वो तो मेरा लेक्चर लेते समय मेरा IQIP बहुत स्ट्रांग है, तो मैं इंटरलिंक कर देता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, पता नहीं कहां कहां से, वो आपके लिए नया हो जाता है। बाकी नोट्स मैं भी नहीं बदल पाया हूं। क्यों मेरे बच्चे? उसके पीछे रीजन है, समय नहीं। सुबह शाम आप फंसे पड़े। तो हम दोनों को मिल करके, सर ये चीजें हम करेंगे, तभी तो मैं यूट्यूब से अंदर आया कि भाई मेरे ऊपर कोई प्रश्न ही ना उठे, कोई उठे तो मुझे देखना ही नहीं। रिजल्ट के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। कैसे? अब मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, या जो न्यूज थी जिसको मैंने एडिटोरियल के रूप में कन्वर्ट किया,
तो केवल जो डुप्लीकेट आईडी है, केवल वही मुद्दा नहीं है, बहुत से चैलेंजेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भारत में चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए, जिसमें आप राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सारे मुद्दे। इसके अलावा सेकेंड एआरसी की 4th रिपोर्ट अगर आप देखें, इथिक्स इन गवर्नेंस, पहला ही चैप्टर है मूल्य एवं नैतिकता, और उसमें साफ साफ राजनीतिक नैतिकता पर डिटेल से दिया गया है कि कैसे स्थापित की जाए। तो सेकेंड एआरसी की 4th रिपोर्ट का भी रेफरेंस यहां आएगा, जो मैं लूंगा, जो एडिटोरियल में न्यूज में कहीं जिक्र नहीं। तो एक पक्ष ये हो गया। अब दूसरा पक्ष महाभोज उपन्यास, आपातकाल के बाद के दौर के राजनीतिक घटनाक्रम को धारण करता हुआ महाभोज उपन्यास। अब मैंने अपनी तरफ से इनोवेशन क्या किया है कि महाभोज हिंदी साहित्य ऑप्शनल का एक विषय है, मन्नू भंडारी, और इसके माध्यम से जो हरियाणा पीसीएस की वैकेंसी आने वाली, जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप जरा हिंदी साहित्य देखिएगा, चूंकि आपके यहां सिलेबस भी है कि किस तरीके से, किस लेवल पर अब हिंदी साहित्य का जो नया बैच आने वाला है। पीछे तो जो हुआ है सब अच्छा ही मैं कराता हूं, लेकिन एक अलग नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा हूं, इसी से आपको समझ में आएगा। इसीलिए हिंदी साहित्य थोड़ा सा बस से बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस हल्का सा थोड़ा और आगे खिसके, यानी कि हमारा काम लगभग बिहार पीसीएस में खत्म हो चुका है मेरा, जहां तक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन बच्चों के आते हैं, तो हम लोगों ने वहां पर एक अच्छी होल्ड बना ली है। थोड़ा सा यूपी पीसीएस पर रह गया, उस पर अभी मैं बहुत फोकस नहीं कर पाया हूं, बिहार से हल्का फ्री हो रहा हूं। यूपी पीसीएस के बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं उन पर थोड़ा सा फोकस होगा। उसके बाद फिर प्रीलिम्स-अथॉन अपना अच्छा चल ही रहा है, और फिर आ जाऊंगा एक नए ढंग से ऑप्शनल, एक नए ढंग से, यानी हर एक चीज नई चलेगी। इतिहास भी नया चलेगा, महाभोज यानी हिंदी साहित्य भी नया चलेगा, बिल्कुल फ्रेश बैच। अब मैंने इसको इंटरलिंक किया, महाभोज उपन्यास और चुनावी प्रक्रिया की समकालीन चुनौतियां। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जो जो चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, क्या महाभोज उपन्यास में मन्नू भंडारी ने ये सारे विषय उठाए हैं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये भी हम करने जा रहे हैं बहुत विस्तार के साथ। अभी पूरा कंटेंट है इस पे, ये मत समझिएगा, यानी पूरा डिटेल में कंटेंट है, केवल इंटरलिंकिंग नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। फिर इसके बाद मोर साइन ऑफ ओवरहॉलिंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अनुपालन ढांचे में सुधार की ओर संकेत, आप देख सकते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक रिपोर्ट जिसका नाम है, अब आप मुझे बताना, मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, ये जो विषय मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, फिक्की की रिपोर्ट है। फिक्की यानी भारत का एक आर्थिक संगठन, आर्थिक संघ, और फिक्की की रिपोर्ट का टाइटल इंडियाज बिजनेस करप्शन सर्वे 2024। मेरे प्यारे बच्चों, भारत व्यापार भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2024, ठीक है। और ये कहती है कि 66% जो बिजनेस हाउसेस हैं, जैसे मैं हूं, आप हैं, जो व्यवसाय करते हैं, चलाते हैं, उन्होंने कहा है कि हमने रिश्वत दी है, चाहे लाइसेंस लेने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार के लाइसेंस या किसी भी प्रकार का अगर हमें कोई मंजूरी लेनी है अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, भूमि से संबंधित, किसी भी प्रकार की चीज से संबंधित, रॉ मटेरियल से संबंधित, सप्लाई चेन से संबंधित, हमने घूस दिया। यानी 100, ये फिक्की की रिपोर्ट है, सबसे ऑफिशियल रिपोर्ट है, कि 100 में से 66, जैसे पूरे देश के जिन पर सर्वे किया गया, उन एक सैंपल साइज तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 में से 66 लोग ये कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमने अपने बिजनेस के दौरान रिश्वत दी है। और किस लिए? यानी जो सरकार की तरफ से उन्हें फ्री मिलना चाहिए, उसके लिए। तो इसका मतलब क्या है? करप्शन। अब करप्शन है तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी क्या डिटेलिंग देना जरूरी है? मैं दे रहा हूं और हमेशा देता आया हूं, लेकिन तब भी रोकता था, आज भी रोकता हूं। अब इसके अंदर क्या पढ़ने की जरूरत है?
इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ने, केवल इसको, इस रिपोर्ट को याद कर लेना है और फिर जीएस पेपर 4 के इथिक्स की, मेरे प्यारे बच्चों, जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7, उसमें देखोगे भ्रष्टाचार की चुनौतियां, वहां पर कुछ भी आए इस रिपोर्ट को लगाइए। यूनिट नंबर 1 क्या प्रश्न पूछा था? प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी के साथ एथिकल होना क्यों महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक रूप से सक्षम है, नैतिक भी होना चाहिए, लेकिन व्यावसायिक रूप से कैसे नैतिक बने जब सिस्टम ही उनसे घूस मांग रहा है, वो घूस दे रहे हैं? तो सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता का भी यह एक कंसर्न है, खत्म हो गया। इससे ज्यादा आप इसे क्या कहेंगे? जीएस पेपर 2 में अगर गवर्नेंस में पूछ ले, करप्शन वगैरह, वहां पर भी एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर के आ जाइए। अब मुझे आप बताएं मेरे बच्चे, इसके अलावा इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा? अब वही है रिपोर्ट में ये कहा गया, जो ना तो आपके प्रीलिम्स के काम का है और ना ही मुख्य परीक्षा में उतनी डिटेलिंग के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 250 शब्दों में लिखना है या 150 शब्दों में। इथिक्स के सारे क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखने हैं, जो थ्योरी है, जो केस स्टडी है, उसको आप 250 में लिखते हैं। अब 150 शब्द के लिए बच्चे क्या होते हैं, आप सब नए होते हैं, तो आपकी एनर्जी, आपको लगता है सब कुछ चाहिए। तो मेरे ऐसे जो इनोवेटिव टीचर हैं, जिन्हें पता है, जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें यह पता, रिटन एग्जामिनेशन, उन्हें यह पता है इतने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बच्चा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जो भी पुराने लोग हैं वो पूरा A to Z एक एक लाइन घुस घुस के जा रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि यार ये बहुत गजब का चल रहा है, क्योंकि बचपन से हमारी स्कूलिंग वैसी ही है, आउटकम की बजाय, और कितनी नीड है इसकी बजाय क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी। क्लास वर्क मतलब सुबह के 8-9 बजे से लेकर शाम के 4 से 5 बजे तक आप हर घंटे में कुछ न कुछ विषय पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे एग्जाम पैटर्न में, हमारी एजुकेशन कैरिकुलम में कितने बड़े बदलाव की जरूरत है। सुबह से शाम यार आप 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे बच्चे को, रात में आएगा क्या रिवीजन करेगा? भारत सरकार को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए कि बच्चों की पुस्तकों को केवल 3 घंटे का क्लासरूम देना चाहिए। जरा नोट करिएगा, इसको आप लिखिएगा निबंध में। पहला घंटा जो पढ़ाया जाए, उसके बाद अगले घंटे में उसका प्रैक्टिकल कराया जाए। ध्यान से समझिए। दूसरे घंटे में जो पढ़ाया जाए फिर उसका प्रैक्टिकल कराया जाए। फिर तीसरे घंटे में जो पढ़ाया जाए उसका प्रैक्टिकल कराया जाए। हो गए 6 घंटे, यानी स्कूल का करिकुलम वैसे ही चल रहा है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा वो क्या ही करेगा? यही आप सबके साथ यूपीएससी में हो रहा है, जिसको मैं ऑब्वियस है बहुत जल्द ही ब्रेक करने वाला हूं। अगर 2025 में जिस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा तो नहीं, 200 बच्चों पर मैं लगा पड़ा हूं। अगर ये 200 बच्चों में से, ईश्वर करे सबका हो कोई भी, लेकिन ऑब्वियस है कुछ न कुछ फंसता है। अगर 50 बच्चे आ गए, बस समझिए इसी साल क्रांति लिख दूंगा मुख्य परीक्षा में। गारंटीड कह रहा हूं कि इस बार लिख दूंगा। अगर मेरे बच्चे, चूंकि मेरे बच्चों को पता है कि ऑप्शनल क्या है, एथिक्स क्या है, ऐसे क्या है, तो इसलिए उन पर मुझे जोर नहीं लगाना है। मेरे पास सब रेडी है, सब हाथ में देना है, रटाना है। ठीक है? तो इससे क्या फायदा होगा कि अब आपको इतना मैंने बता दिया, अब आप इसको यूज करके याद करिए। अब पता चला पूरा टॉपिक अभी घुसेंगे, अभी मैं पीडीएफ में दे रहा हूं, सारा दे रहा हूं। तो ये धीरे धीरे मैं कर पाऊंगा, यानी जब बड़ी संख्या में रिजल्ट करूंगा देन आपके मन में आएगा, अदरवाइज तो चलता ही रहेगा। अब किसी भी ऐसे में उसको आप यूज कर लीजिए। करप्शन, स्वास्थ्य देखभाल संरचना में करुणा का निर्माण, यानी मेरे प्यारे बच्चों, यह कहा गया है कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में कंपैशन चाहिए, करुणा नहीं। कंपैशन यानी डॉक्टर, नर्सेस, जितने भी स्टाफ हैं, उन सब का काम होना चाहिए कि जब कोई भी पेशेंट उनके पास आए तो वह उसको अपना माने कि हमारी फैमिली का कोई मेंबर है। कंपैशन एक वैल्यू है, और यह वैल्यू फाउंडेशनल वैल्यू है, बुनियादी मूल्य है। मूल्य, और जीएस पेपर 3 आप पढ़ेंगे तो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य में यह आता है। तो चूंकि जितने भी स्वास्थ्य सेवक हैं, स्वाभाविक रूप से वो इंडिया के, अगर सिविल सर्वेंट नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वो किस में आते हैं? पब्लिक सर्वेंट। और पब्लिक सर्वेंट भी सिलेबस का एक पार्ट है। तो करुणा का निर्माण, और इस करुणा के साथ ही मैंने बड़ा एक मजेदार कॉम्बिनेशन बनाया है। बिहार पीसीएस में हमने टेस्ट लिया था, उस टेस्ट का एक ए से हेल्थ केयर सेक्टर पर था। बीपीएससी का देखिए कैसे अभी इसके साथ उसको जोड़ रहा हूं। अब पूरा कंप्लीट ऐसे, नॉट उसमें कोई कंजूसी नहीं,
800 शब्दों में लिखना, मैंने 977 शब्दों में 977 में वह निबंध लिख करके तैयार किया। तो बिहार पीसीएस के बच्चों को यहां से मैं वो दूंगा। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि डब्ल्यूएचओ की 2025 की रिपोर्ट जो आई है वह कहती है कि जो ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें कंपैशन एक वैल्यू के रूप में शामिल किया जाए। ऐसा नहीं कि डॉक्टरों में कंपैशन नहीं है, बस यह है कि जब कोई भी बड़ी संस्था कहती है कि कंपैशन, तो स्वाभाविक रूप से उसका इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, यहां पर कहा गया है नोबेल पुरस्कार जो विजेता मिस्टर कैलाश सत्यार्थी हैं इस बात पर जोर देते हैं कि करुणा रोगी की रिकवरी में सुधार करती है, डॉक्टरों की थकान को कम करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाती है। यानी करुणा के भाव से डॉक्टर काम करेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। तो मरीज भी रिकवर हो रहा है, और जब आपका मरीज बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो स्वाभाविक, आप विश्वास करिए, जब मैं बहुत अच्छा लेक्चर लेता हूं मैं नहीं थकता हूं। आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है, 5-5 घंटे का लेक्चर, 6-6 घंटे का लेक्चर, 8-8 घंटे का लेक्चर मैंने इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई 1 घंटे में आला, ऐसा होता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यार अब रोकना चाहिए, मजा नहीं आ रहा, खासकर जब मैं फैक्चुअल पढ़ाता हूं, वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि अब इसमें मैं आपको पूरा कंटेंट डिटेल अभी दूंगा सामी पैटर्न पर, क्या उसको पढ़ने की जरूरत है? लेकिन नहीं दूंगा तो कल को आप ही आपस में ग्रुप में मैसेज स्टार्ट हो जाए, सुनील सर यार बस केवल आते हैं और बस ये कह देते हैं ये कर लेना वो कर लेना और चले जाते हैं। तो हमारी मजबूरी, भाई लीजिए, आप लदिए, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, 25 में अगर रिजल्ट छाप दिया, उसके बाद 26 से देखना हिंदू का रंग रूप कैसे बदलता हूं। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि डेली आप कितना पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कितना आप अंदर घुसड़ पाते हैं और कितना वो सस्टेन रहता है। घुसड़ तो लिए लेकिन रिवाइज नहीं कर पाए तो सस्टेन ही नहीं रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो निकलेगा नहीं, कितना भी पीछे से ठोकी। तो बस इसमें भी इतना ही पढ़ना है कि आज के बाद से जीएस पेपर 2 शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन में कोई भी विषय आपसे पूछा जाए, खासकर हेल्थ रिलेटेड, तो डब्ल्यूएचओ की यह रिपोर्ट आप कोट कर दीजिए कि सजेशंस में, यानी चैलेंज पूछ रहा है, चैलेंज बता देंगे, सोल्यूशन बता देंगे, उसके बाद फिर लास्ट में सजेशन लिखेंगे कि समय आ गया है कि करुणा को एक मूल्य के रूप में स्वास्थ्य सेवा में प्रवेश कराया जाए, इसके ये लाभ होंगे। सिंपल सी बात है। और आपको बता दूं, ये एडिटोरियल जो लिख रहे हैं, चूंकि ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर, अदरवाइज ये इथिक्स का पेपर आपको पता होगा मेडिकल में भी पढ़ाया जाता है, तो इसलिए हिप्पोक्रेटिक ओथ वो लोग लेते हैं, आपको पता होगा, चरक पर ओथ लेते हैं, हिप्पोक्रेटिक ओथ। और हिप्पोक्रेटिक ओथ का मतलब ही हो गया कि सदा सर्वदा मरीज के हित में ही काम करना। तो अगर सदा सर्वदा मरीज के हित में काम है तो करुणा का भाव अंतर्निहित है, लेकिन डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि अब इसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हिपोक्रेटिक ओथ वगैरह एथिक्स में मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूं, तो कोई मतलब नहीं। दैट्स इट मेरे बच्चे, क्लियर है। अभी ये एग्जांपल है किसी भी प्रकार के इश्यू में, जहां आपको लगे इसको आप यूज कर लीजिए। फिर आता है व्हाट इन अ डिजीज नेम, बीमारी के नाम में क्या रखा है। ये बड़ा मजेदार, ये बड़ा रोचक, इसको मैंने प्रीलिम्स के लिए आलाप बनाया है। लेकिन ये डिजीज का नाम, मेरे बच्चों, जैसे स्पेनिश फ्लू, समझिएगा, कहते हैं ना स्पेनिश फ्लू। अब मेरे बच्चे, स्पेनिश फ्लू क्या स्पेन वालों की इमेज खराब करता है कि नहीं करता, बताना मुझे। स्पेनिश फ्लू या कोई भी बीमारी जहां सबसे पहले आई, अगर उसके नाम पे उस बीमारी का नाम रख दिया जाए तो वह नाम बदनाम हो गया कि नहीं। अगर वह नाम बदनाम हो गया तो फिर कितना नुकसान होगा। वहां कोई टूरिस्ट नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं, लोकल इकोनॉमी को नुकसान हुआ। वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, आर्थिक स्तर पर वो कमजोर पड़े। वहां कोई मार्केट नहीं डेवलप होगी, तो वो जो स्थानीय रूप से प्रोड्यूस करेंगे उसकी मार्केट नहीं मिलेगी। यही विषय यहां डिस्कस किया गया। बीमारी का नाम जो किसी स्थान विशेष के ऊपर रखा जाता है, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो एक नई चीज आपके सामने मैंने सोचा रख दिया जाए। ठीक है, लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि टोपोनिमस बीमारियों का नाम जो किसी स्थान विशेष पर होती हैं,
शहरों, नदियों, द्वीपों, जंगलों, पहाड़ों, घाटियों, देशों, महाद्वीपों और यहां तक कि खाइयों से भी लिया जा सकता है। ऐसी बीमारियों के उदाहरण में स्पेनिश फ्लू, दिल्ली बॉयल, मदुरा फुट और वेस्ट नाइल वायरस हैं। तो बहुत आसान है, बहुत सरल ढंग से आप उसको पढ़ लेंगे। मैंने मूल भाव बता दिया। अब आज साइंस वाले पेज पर यह चर्चा में था पिछले कुछ वर्षों में साधारण कंप्यूटर माउस। तो क्योंकि यूपीएससी यार प्रीलिम्स में ना अजीबो गरीब गरीब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैंने माउस के ऊपर भी यहां पर दिखाया गया कि पहले माउस कैसा था। अच्छा, आप लोगों को माउस बनाना था? चूहा मेरे हम लोग इसको बोलते हैं उर्दू का 70, अंग्रेजी का M, बुढ़िया की गठरी खींच लिया रसरी और बन जाए मुसरी। ये हम लोग बचपन में हमें सिखाया गया था कि चूहा कैसे बनता है। ठीक है, खैर, तो माउस के बारे में ये प्रीलिम्स के लिए कि पहले कैसा था अब कैसा है याद रखेगा। यानी लेख में यह बताया गया है कि भारी मॉडल से लेकर आज के एग्रोनॉमिक निर्माण तक कंप्यूटर माउस में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। यह डिजाइन मुख्य रूप से इस बात में भिन्न है कि वे उपयोगकर्ताओं के माउस की गति को स्क्रीन पर कर्सर की गति में कैसे अनुवाद करते हैं। यानी समय के साथ कर्सर इजी हुए हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यह हो गया आपका। फिर इसके बाद आता है आपका हिंदू में नई हरित विद्युत रासायनिक प्रक्रिया मूत्र को पौधों के ईंधन में बदल देती है। तो ये इत्यादि जो यूरिन होता है, किस प्रकार से उसको एक उर्वरक के रूप में यूज किया जा रहा है, जिसे हम प्लांट फ्यूल कह सकते हैं, और किस प्रोसेस से हो रहा है यही पढ़ लीजिए, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रीलिम्स के लिए नॉट मीन्स ग्रीनर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। हरित विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यूरिन को प्लांट के फ्यूल के रूप में बदल दिया जा रहा है। जैसे आपकी गाड़ी चलती है फ्यूल से, वैसे ही ये भी चलता है यूरिन वाले फ्यूल से। ऐसे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, देख सकते हैं। तो लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मूत्र में नाइट्रोजन युक्त यौगिक यूरिया को पर कार्बामाइड नामक क्रिस्टलीय पेरोक्साइड में परिवर्तित करने का संकल्प लिया गया है। ठीक है, तो इससे वेस्ट भी खत्म होगा और इससे उपयोगी संसाधन में बदला जा सकेगा। फिर इसके बाद डाउन टू अर्थ में आता है ब्रेड ऑफ द ट्रॉपिक्स, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की रोटी। अध्ययन में पाया गया कि हजारों वर्षों की स्वदेशी प्रथाओं ने कसावा के अस्तित्व को, तो कसावा के बारे में आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेंगे। यह यहां पर आपको दिया गया है, यानी रिसर्च हुआ। ठीक है, स्वदेशी खेती और कसावा का क्या संबंध है। और फिर इंडियन एक्सप्रेस में आया था द वर्ड मीन्स, यानी रिसेशन शब्द आया, इसका अर्थ क्या है? ये सब तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी रिसेशन का अर्थ क्या है विस्तार से आगे समझा दिया गया। इस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बना दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी चर्चा है जिस पर हम लोग अब आएंगे, यानी पीडीएफ के साथ बातचीत करेंगे। आई होप आप सब समझ गए हैं कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल नया हो। नया केवल एक है, बिहार पीसीएस का वो एसे, जो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक एसे लिखें, और वो यूपीएससी के लिए भी, चूंकि 1000 शब्दों के आसपास है, तो यूपीएससी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओए भाई, क्या हो रहा है? तो चीजें बहुत इजी हैं, आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं भाई, कैसे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स तड़का एनवायरनमेंट में मैंने लगा दिया कल वाले पैटर्न पर ही। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या क्या है इसके बारे में आपके सामने एक बार रख देता हूं। IUCN, और ठीक है, तो कल मैंने ये पढ़ाया था IUCN के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। संगठन कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, बार्न कन्वेंशन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो भी इसके साथ कुछ कुछ कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वगैरह ये सब है। Day 2 टॉपिक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पहले वाला आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद इसका डिटेल देख सकते हैं, यानी दोनों आ गए आपके पास।
ठीक है, आईयूसीएन के उद्देश्य, ठीक है, स्पीसीज, कैटेगरी और लोकेशन कहां पाई जाती हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन की लाल सूची क्या है वह डिटेल में, भारत की विशिष्ट स्थिति, बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर, गंगा डॉल्फिन, ये सब कहां एग्जिस्ट करते हैं, विश्व संरक्षण कांग्रेस क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, मेडागास्कर का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, संरक्षित क्षेत्रों की आईयूसीएन ग्रीन सूची, आईयूसीएन रोल इन इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्रीमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कल वाला बताया था कन्वेंशन, और इसमें आईयूसीएन की क्या भूमिका है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते में, वही हिंदी में है, आईयूसीएन की भूमिका, आईयूसीएन इन इंडिया, भारत में आईयूसीएन, ठीक है ना, किसके साथ मिलकर काम करता है, ऑब्वियसली पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ, आईयूसीएन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां वो भी बता दिया गया, और कैसे इसको मजबूत बनाया जाए उसको भी बता दिया गया। तो दूसरा संगठन आपके सामने आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, अभी इन्वायरमेंट ही दिया जाएगा, धीरे धीरे साइंस पर आएंगे। होली के बाद साइंस की कक्षाएं मैं स्वयं लूंगा, टेक्नोलॉजी की। तो भाई देख सकते हो आप, यह जीएस पेपर 2 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ भी ये जुड़ा हुआ है, चूंकि जनप्रतिनिधियों की चिंता का इसमें संदर्भ है। इस वाले टॉपिक में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी राजनीतिक दलों को कंसल्टेंसी के लिए बुलाया है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, स्वाभाविक रूप से संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें आ जाएगा। जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण प्रावधान, यह उसके अंतर्गत भी आएगा। इसके साथ मैंने कुछ कंपेयर किया है, यानी कि भारत का अन्य देशों के साथ, तो कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, ये भी आपको आएगा। गवर्नेंस ऑब्वियस है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह का इशू, जीएस पेपर फॉर एथिक्स, भ्रष्टाचार की चुनौतियां मैंने साफ साफ आपको लिख दिया है। सेम यही सिलेबस स्टेट यानी यूपी पीसीएस का, उत्तराखंड पीसीएस का है, और फिर बिहार पीसीएस में भी इंडियन पॉलिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चूंकि 75 ईयर कंप्लीट भी किया, इस पर मैंने विस्तार से कराया भी है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 2018 वाला ये प्रश्न आपके सामने। फिर चुनाव आयोग चुनाव सुधार के बारे में जो भी कहता है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसको आप बहुत आसानी के साथ करेंगे। मतदाता पहचान पत्र संबंधी चिंताओं पर चुनाव आयोग की पहल, ठीक है ना। तो मुद्दा यही है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर पर चिंताओं को दूर करने और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सुझाव मांगने के लिए राजनीतिक दलों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। यह कदम मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों के बाद उठाया गया, और आरोप किसने लगाया था आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब यूपीएससी के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, तो चुनावी जो निष्पक्षता उसको नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा, डुप्लीकेट जो नंबर जारी करना और इसके निहितार्थ, निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका और उपाय, और मतदाता पंजीकरण और धोखाधड़ी की रोकथाम में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास, चुनौतियां और आगे का रास्ता। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी भारत में बनी रहे उसके लिए, तो संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 324 क्या कहता है, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 आप देख सकते हैं। फिर की इलेक्टोरल लॉज हैं वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट वो क्या कहता है, रिप्रेजेंट 1950, फिर आरपीए एक्ट 1951 क्या कहता है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 क्या कहता है, और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 क्या कहता है, आप देख सकते हैं यहां पर बता दिया गया। बहुत इजी, इसमें कुछ मेरे लायक कोई इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको जानना नहीं, बस ये जानना भैया इस कानून में ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या क्या बातें कही हैं, तो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसने क्या कहा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में उसने चुनावी पारदर्शिता के बारे में क्या कहा, आप देख सकते हैं। वही चीज हिंदी में, संवैधानिक प्रावधान, जैसे अगर एक मैं जिक्र कर दूं तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को संसद,
राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपति के पदों को चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। प्रमुख चुनावी कानून कानून और उसके प्रमुख प्रावधान जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, ये मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कार्य की अवधारणा को धारण करता है। चुनावी पारदर्शिता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले वो आपके सामने आ गया, तो पहला हो गया ये। दूसरा, डुप्लीकेट मतदाता संख्या जारी करना और इसके निहितार्थ क्या है। तो भाई डुप्लीकेट क्या है, डुप्लीकेट ईपीआईसी समस्या क्या है जो तृणमूल और कांग्रेस ने उठाया, यह गंभीर चिंता क्यों है? क्योंकि स्वाभाविक है, चुनाव में यह धांधली का एक बड़ा उदाहरण है, इससे लोकतंत्र क्षरित होता है, वही बात यहां कही गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बातें। फिर तीसरा आता है चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो आप देख सकते हैं। और यहां भी बस एक चीज, यूज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। तो इसलिए आप सब अपनी यूपीएससी में जब चुनाव आयोग में गलत लोग वोटर आईडी ना बनवा ले, उसके लिए एआई की जरूरत है, तो यूपीएससी में आप पीछे ना रह जाएं, इसके लिए क्या एआई की जरूरत है कि नहीं? इसलिए बहुत जरूरी बेटा, लोग बोल नहीं रहे, आप सब पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप बेटा, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। पॉइंट इज क्लियर? और फिर आता है कि हम विश्व के विभिन्न देशों से क्या सीखें जिससे हम चुनाव की ईमानदारी और अच्छे से बढ़ा सकें। अमेरिका क्या करता है, एस्टोनिया क्या करता है, भारत क्या सीख सकता है, जर्मनी क्या करता है, भारत क्या सीख सकता है, यूके क्या करता है, भारत क्या सीख सकता है। ठीक है ना? और फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन फिर आगे का रास्ता भी हो, मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। और एक बेहतर सा कंक्लूजन और यूपीएससी रेलेवेंस आपके सामने आई है। ठीक है ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। अब आता है एक मॉडल क्वेश्चन, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होनी चाहिए, चुनाव सुधार के लिए आवश्यक कदम सुझाइए। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंश्योरिंग फेयरनेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, सजेस्ट नेसेसरी स्टेप्स फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो जितना भी मुद्दा है, अब जैसे बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के जो स्टूडेंट्स मेंस दे रहे हैं, उन्हें एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उन्हें सीधा क्वेश्चन पे आना चाहिए कि भाई अभी का है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो आपका पूरा समय बचेगा। और अभी आपके एग्जाम में 2 महीने से ज्यादा का समय है, और 2 महीने में आप सोचिए, अगर मैं पर डे लगभग 8 से 10 आर्टिकल का मेरा रेशियो है, अगर मैं 26 क्लास ले रहा हूं, यानी टॉपिक कोई छोड़ता नहीं, संडे को आता नहीं है, तो 26 दहम्मा 260, यानी अभी आप कम से कम 500 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और सबके क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं 2 महीने के अंदर। क्या बचेगा? तो डरना नहीं। बिहार पीसीएस वाले डीआई और एसे को पागल की तरह पढ़े, 600 नंबर का है। बाकी जीएस के लिए परेशान होना ही नहीं, फंडे सिखाया हूं, यही सारी चीजें। कुछ कुछ पॉइंट याद रख लीजिए, जो यूपीएससी भी सिलेक्ट हो रहे हैं मेरे स्टूडेंट, 3 4 5 पॉइंट ही किसी भी क्वेश्चन के आंसर में जानते हैं, और किसी किसी में तो कुछ भी नहीं जानते, तब भी लिख के आ रहे हैं अच्छा। तो इसलिए कोई भी चीज बहुत परफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। भूमिका, निर्वाचन आयोग की भूमिका, राजनीतिक दलों की भूमिका, आवश्यक सुधार ए बी सी डी, देख सकते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। फिर आता है भारत में चुनावी वित्तीय पारदर्शिता, इलेक्टोरल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता, यानी जैसे चुनाव में फंडिंग वगैरह, उसके लिए वो भी मैंने बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के क्या चैलेंज है, उसको कैसे दूर किया जाए, यह भी आपको करा दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और बस आपने एंजॉय कर लेना है। अब आता है महाभोज यानी मन्नू भंडारी का उपन्यास, हिंदी साहित्य। अब हिंदी ऑप्शनल स्पेशल, थोड़ी देर के लिए यह हो रहा है, जरा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कैसे आज की राजनीति, 1970s के डिकेड की राजनीति और आने वाले समय की राजनीति इस महाभोज उपन्यास में समाहित है।
महाभोज यानी जैसे होता ना कोई बहुत बड़ा उत्सव और उसमें खाना पीना खिलाने की व्यवस्था, लेकिन यहां पर महाभोज एक सांकेतिक शब्द है जो राजनीति और राजनेताओं के लिए प्रयोग की गई है कि राजनीति और राजनेता किसी भी विषय को राजनीति के चश्मे से देखते हैं और फिर राजनीति के चश्मे से उसका भोज कर लेते हैं, और वह केवल भोज नहीं होता है, वह महाभोज होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वह व्यक्ति पीड़ित रह जाएगा, उस पर राजनीति हो जाएगी, सत्ता पक्ष सत्ता या विपक्ष में आएगा, विपक्ष या तो विपक्ष में रहेगा या सत्ता पक्ष में आ जाएगा, लेकिन दलित वंचित जो पिछड़े हैं उनकी स्थिति वैसे ही कमजोर रहेगी। यहां पर दलित वंचित पिछड़े, कास्ट से मत लीजिएगा, कास्ट भी है लेकिन उसके साथ साथ यह पिछड़ापन हर जगह पर है। आई होप आप विषय को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, यानी महाभोज क्या है इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब अगर आप महाभोज समझ गए, आइए एक एक चीज आपको समझाता हूं। मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज भारतीय राजनीति की विडंबनाओं, सत्ता संरचना में व्याप्त भ्रष्टाचार और आम जनता के शोषण पर आधारित एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक कथा है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी धांधली, बाहुबल, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करता है। चुनावी सुधारों और लोकतंत्र की मजबूती पर चल रही बहस से, यानी जो आज के आर्टिकल में था या न्यूज में था, यह विषय सीधे सीधे, यह उपन्यास सीधे सीधे जुड़ा हुआ। महाभोज की कथा वस्तु का सारांश क्या है वो आपके सामने मैं रखता हूं। उपन्यास की पृष्ठभूमि गांव सरोहा है, जहां विशेषर यानी विशु नामक दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। यहां पर विशु शब्द टाइपिंग में दिक्कत कर रहा था, विशु ऐसे लिखा गया, लेकिन आप ऐसे लिख दीजिएगा, विशु किताब में ऐसे लिखा गया है क्योंकि हिंदी साहित्य है, और विशेषर में ये गोल वाला सा नहीं रहेगा, ये छोटा वाला सा रहेगा, क्योंकि हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि रैंक लगानी है तो गलती नहीं करनी। उपन्यास की पृष्ठभूमि गांव सरोहा है, जहां विशेषर, जिसका उपनाम बिस्सू, जैसे आप सब में से भी किसी का नाम टिल्लू, पिल्लू, पंकज इस टाइप से होता है, विशेषर बिस्सू नामक दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। विशेषर अन्याय, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाला एक दलित युवक था। इस हत्या को लेकर राजनीतिक दलों, नंबर 1 मीडिया, तीसरा प्रशासन और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच एक षड्यंत्रकारी खेल शुरू हो जाता है। नेता, अधिकारी और बाहुबलियों की मिली भगत से जनता के असली मुद्दे दबा दिए जाते हैं, यानी विशु को न्याय नहीं मिलता है, जबकि उसकी हत्या जो हुई थी और हरिजन टोला में जो आगजनी की घटना हुई थी, दोनों के साक्ष्य थे। बट इस घटना का चुनावी लाभ उठाने के लिए इसे राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अंततः उपन्यास न्याय की नाउम्मीदी पर खत्म होता है। अंततः न्याय की कोई उम्मीद नहीं बचती और चुनावी राजनीति में अपराध, धन बल और दबाव की संस्कृति बनी रहती। यही विषय वस्तु है। और ये क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने चैलेंज है। ये जो मैंने आपको बताया महाभोज की कथा वस्तु का सारांश, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आज चैलेंज है? क्या सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस में यह विषय उठाया गया है कि नहीं? यस, बिल्कुल। सेकेंड ARC द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में यह प्रश्न उठाया गया। तो महाभोज और भारत की चुनावी चुनौतियां, समानताएं क्या क्या हैं, यानी जो चुनाव आयोग के समक्ष चैलेंजेस हैं, इसमें क्या क्या समानता है जरा आप देखिए। चुनाव में बाहुबल और धन बल का प्रभाव आज भी है, और इसीलिए फाइनेंशियल फंडिंग पर मैंने एक अलग क्वेश्चन आंसर करा दिया आज भी। और यही समस्या महाभोज में भी मन्नू भंडारी ने उठाई है। जैसे महाभोज में दिखाया गया कि अपराधी तत्व राजनीति में प्रवेश कर चुनावी तंत्र को प्रभावित करते हैं। आज के संदर्भ में 2019 के लोकसभा चुनाव में 43% सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। चुनावी फंडिंग में अपारदर्शिता, चुनावी बॉन्ड और काले धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सत्ता और प्रशासन का गठजोड़ उस समय कैसा था, आज के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है? उपन्यास में सत्ता और अधिकारियों के बीच साठगांठ दिखती है, आज के संदर्भ में भी वही चीज मौजूद है। मीडिया और प्रोपेगेंडा की भूमिका, आज भी फेक न्यूज, डीप फेक, पेड न्यूज का कल्चर है, और उपन्यास में भी पत्रकारों को सच को दबाने या
जोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए दिखाया गया है। आई होप आप एकदम से एग्री कर रहे हो। समाधान, महाभोज की समस्या से बचने के लिए आवश्यक चुनावी सुधार। तो पहला, राजनीति से अपराधियों की भागीदारी खत्म करना, चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता बढ़ाना, प्रशासन की निष्पक्षता सुनिश्चित करना, मीडिया की भूमिका सुधारना, जनता को जागरूक बनाना। निष्कर्ष, महाभोज उपन्यास भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की वास्तविकता को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे सत्ता, पूंजी और अपराध का गठजोड़ लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। आज भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता पहले से अधिक है। यदि निर्वाचन आयोग की 2016-18 की सिफारिशें, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और राजनीतिक अपराधीकरण पर सख्त कार्रवाई की जाए तो भारतीय लोकतंत्र को और अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जा सकता है। महाभोज का संदेश यही है, जो आज भी रेलिवेंट है, कि चुनाव केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सत्ता और नीति निर्माण की दिशा तय करने का माध्यम है। यदि हम इन चुनावों को स्वच्छ और पारदर्शी नहीं बना पाए तो लोकतंत्र भी सिर्फ एक महाभोज बनकर रह जाएगा, जहां जनता केवल एक तमाशबीन होगी। और जनता केवल एक तमाशबीन ना हो, इसी के लिए आज की न्यूज मैंने आपको कराई कि निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए परामर्श की संकल्पना करते हुए आमंत्रित किया है, जिससे जनता के लिए जनता द्वारा जनता का लोकतंत्र सदा जीवंत बना रह सके। आई होप आप इसको बढ़िया ढंग से समझ गए। अब अगर समझ गए तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब उनको मजा आएगा। खासकर ये 2025 वाले बच्चों को ताकत देगा कि इस बार आपका जो मेंस का हिंदी साहित्य का सेशन होगा वो किस लेवल पर जाएगा, आप एक बार देख सकते हैं। 2023 का प्रश्न, मन्नू भंडारी रचित महाभोज उपन्यास राजनीति में पिसते दलित समाज की दास्तां का जीवंत दस्तावेज है, इसे स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं, यह इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मैंने करा दिया है। ठीक है, देखिए जरा इंट्रोडक्शन। मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकताओं को उजागर करने वाला एक प्रखर राजनीतिक उपन्यास है। इसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे सत्ता, प्रशासन और मीडिया की साठगांठ के कारण दलित और गरीब समाज शोषण का शिकार बनते हैं। यह उपन्यास विशेष रूप से दलित समाज की पीड़ा और उनकी आवाज को दबाने की राजनीति का सजीव चित्रण करता है। उपन्यास में दलित शोषण का चित्रण कैसे किया गया? पहला, दलितों पर होने वाले अत्याचार को दिखाया गया है, जो मैंने बता ही दिया। उपन्यास की कथा सरोहा गांव में घटित होती, जहां एक दलित युवक विशेषर की हत्या कर दी जाती है। विशेषर उन दलितों में से था जो अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाता था, लेकिन उसे सत्ता और प्रशासन द्वारा कुचल दिया जाता है। यह घटना दर्शाती है किस तरह दलितों की आवाज को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती। हालांकि अब स्थिति बदल गई है, अभी भी चैलेंज है, लेकिन स्थिति बदली है। सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत आप देख सकते हैं। विशेषर की हत्या के बाद सरकार और प्रशासन इस घटना को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। गांव में पहले भी दलितों के घर जलाए गए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह लिखा हुआ उपन्यास में। पुलिस, नेता और उच्च जात के लोग मिलकर हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, राजनीति और मीडिया का दलितों का उपयोग मात्र वोट बैंक के रूप में करना, यह महाभोज में दिखाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आता है समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में महाभोज की प्रासंगिकता। आज भी दलित समाज शोषण का शिकार है। 2016 ऊना कांड गुजरात का मैंने जिक्र किया है, 2020 हाथरस कांड उत्तर प्रदेश का जिक्र मैंने किया है, और आप एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के द्वारा भी अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। सरकारी योजनाएं और दलित समाज, कई योजनाएं जैसे SC/ST एक्ट, आरक्षण, दलित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका प्रभाव सीमित रहा है। आज भी दलित समाज को समान अवसर नहीं मिलते और वे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। समाधान, दलित शोषण रोकने के लिए क्या क्या कदम? तो दलितों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को बहुत इंपैक्टफुली लागू किया जाए। राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय की जाए और दलित समाज का उपयोग केवल वोट बैंक की तरह ना किया जाए। राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस योजनाएं बनानी चाहिए। मीडिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना कैसे? फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा से बचने के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली लागू हो और मीडिया को दलित अत्याचारों को दबाने के बजाय उन्हें न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए। निष्कर्ष,
महाभोज केवल एक कथा नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र, सत्ता की महत्वाकांक्षा और दलित समाज के संघर्ष का एक जीवन दस्तावेज है। इस उपन्यास में दर्शाया गया है कैसे राजनीति में दलित समाज की पीड़ा को नजरअंदाज किया जाता है और उनका शोषण जारी रहता है। यदि सरकार, न्याय व्यवस्था और मीडिया अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से निभाएं तो दलित समाज को केवल वोट बैंक ना समझकर उनके उत्थान के लिए वास्तविक प्रयास किए जाएं तो ही महाभोज जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है और भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। अब मुझे बताओ, अगर हिंदी साहित्य में यह प्रश्न 20 अंकों का पेपर 2 में आएगा, ऑब्वियस है, किस में आएगा? पेपर 2 में। अब आप इस टाइप का आंसर लिखते हैं तो 20 अंकों में आप कितना अंक पाएंगे? और आप इस आंसर को, जो भी नोट्स आपके पास हो दुनिया में किसी का भी, आप एक बार उस नोट्स में या जो पीवाईक्यूज है दुनिया में किसी की भी आप कंपेयर करिएगा और फिर आप मार्किंग कीजिएगा। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि ये बेहतर है, बेहतर से भी बेहतर है, या वो बेहतर है। अगर ये बेहतर लगे तो चाहे 26 हो, चाहे 27, चाहे 28, बट 2025 वालों तैयार हो जाओ, प्रीलिम्स के लिए झोंक दो अपने आप को। प्री निकला तो मुख्य परीक्षा ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सब बना के दूंगा, मैंने पहले ही कह रखा है। वह 3 महीना केवल आप होंगे और बीच में कोई नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब तक 25 का रिजल्ट नहीं होगा, 26 वालों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो ये गुरुकुल है गुरुजी, इसमें एडमिशन लेने से पहले आपको हमेशा याद रखना गुरुकुल परंपरा क्या है। हम दोनों मिल करके चलेंगे, क्योंकि कभी 26 वाले भी तो 25 वाले की पोजीशन में आएंगे, कभी 27 वाले 26 वाले की पोजीशन में आएंगे। ये याद रखिएगा, तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट हो नहीं सकता। आप कुछ भी कराइए, 2-4 होते रहेंगे तो हमें तो अंग्रेजों का काल होगा तो भी होंगे। सभी उपन्यास जीवंत होते। ठीक है बेटा, मजा आ गया। अब उसके बाद इलेक्टोरल फोटो, अब इस पर आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी रेडी है, पढ़ लीजिए। बाकी जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ, यानी मेरी पर्सनल मेंटोरशिप, यानी पर्सनल मेंटोरशिप मतलब कि आपको वो पढ़ना है जो मैं बताता हूं और डेली आप अपडेट करते हैं, आपके डाउट्स में लेता हूं। तो पर्सनल मेंटोरशिप यह स्पेशल है, इसको जरूर ट्राई करिएगा जिनको भी इकोनॉमिकली दिक्कत नहीं होगी। और आहिस्ते आहिस्ते मैं इसी को डेवलप करूंगा, उसके पीछे रीजन है मेरे प्यारे बच्चों की मेंटोरशिप से बड़ी चीज दुनिया में कोई है नहीं। ये मुझे पता, आपको भी पता है। ये है कांटेक्ट नंबर, तो जिनको भी आना है इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे फाउंडेशन कोर्सेस, एसे राइटिंग, जीएस अलग कोर्स है, ये कोई भी ले सकता है, आईएसपीसीएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर एंड हिस्ट्री। याद रखेंगे हम आईएएस और पीसीएस का बिल्कुल अलग लेके चलते हैं, जो मेंस में कॉमन है, जैसे एथिक्स कॉमन, तो उसको क्या ही अलग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आप सबके सामने। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी प्री एकदम अलग, मेंस एकदम अलग अगर आप करना चाहते हैं तो लर्निंग ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, हिंदू जो बच्चे पसंद कर रहे हैं तो आप लोग पूरा हिंदू देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लें, पीडीएफ के लिए भी सब्सक्रिप्शन लें। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है और एडमिशन का पूरा प्रोसेस है, कॉल कर सकते हैं आप।